हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी बहुत लाजमी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इटली पहुंचने के बाद। इसको कहानी की तरह लेके चलते हैं कि आप इस वक्त मौजूद हो पाकिस्तान में या आप आपकी अपनी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो सकती है, और आपका वीज़ा लग चुका है। तो खैर आजकल हालात पहले की तरह है नहीं कि चीज़ें बहुत मुश्किल हों। आजकल आपके सामने आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं आज देखता हूँ कि आजकल लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा नहीं लगा होता, उन्होंने पहले से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए होते हैं या फेसबुक ग्रुप्स। इन सब चीज़ों के बाद आपके मसले तो होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो बेसिक कैसे करना है और कैसे स्कैम्स वगैरह से बचना है और कैसे एहतियात करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी होती है वीज़ा लगने के बाद, वो आपने फ़्लाई करना होता है एज़ सून एज़ पॉसिबल। लेकिन फ़्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जब वहाँ जाओगे यानी इटली पहुँचोगे तो आप कहाँ रहोगे और कैसे रहोगे। अगर आपने कोई अकोमोडेशन या कोई रेजिडेंस आपकी नहीं हुई है या आपकी किसी से बात नहीं हुई है, तो आपके पास बहुत बेसिक ऑप्शन है ना, वो आपका ऑप्शन बचता है होटल्स का, हॉस्टल्स का या बीएनबीज़ का, किसी भी चीज़ का। तो आजकल अगर आप हॉस्टल की बात करोगे तो पर नाइट मिनिमम 30 टू 40 यूरोज़, और वो बहुत बेसिक होता है। मतलब 8-10 लोग होते हैं एक ही रूम में और बंकर बेड्स होते हैं। तो पहली दफ़ा जब आप आते हो ना, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और अगर इसके अलावा अगर हम बीएनबीज़ की बात करें या नॉर्मल होटल में आप अगर एक रूम भी लेते हो, तो पर नाइट 80 टू 100 यूरोज़ लग जाते हैं। 2 वीक पहले की बात है कि मैं एक बंदे से मिला था, तो वो मुझे बता रहा था कि पाकिस्तान से आते ही मैं थक गया था, तो मैं एयरपोर्ट के पास किसी होटल में स्टे किया और वो एक रात के 100 यूरो पे करके आया था। तो बेहतरीन ऑप्शन ये है। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन किए हुए हो आप, तो किसी दोस्त से या किसी सीनियर से या किसी भी जानने वाले से ना बात करके अपने लिए कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन कराओ। किसी को आप फोर्स मत करो कि मुझे 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने की स्पेस चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि 1 महीने की स्पेस है या 15 दिन की स्पेस है, आप उसे कहो ठीक है यार, मैं 15 दिन रहूंगा और अपने लिए कहीं भी ना घर अरेंज करूंगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला हो या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो पहली चीज़, आपका घर मसला सॉल्व हो गया। तो दूसरी चीज़ आपने ये करना है कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी टिकट बुक करनी है और फ्लाई करके इटली पहुंचना है। टिकट करने के बाद आपने ये करना है कि जहाँ आपकी अकोमोडेशन हुई है, आपने उसकी लोकेशन अपने गूगल मैप पे सेव करनी है। और आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपने एयरपोर्ट से अपने घर की लोकेशन डालनी है कि घर कहाँ पर है, एयरपोर्ट कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है। थोड़ा सा गूगल मैप से ना अपने सिटी को एक्सप्लोर करना है और सिटी को स्टडी करना है। और आपने गूगल मैप जो है ना वो ऑफलाइन अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपके पास तो नेट होगा नहीं, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं अगर आप गूगल मैप से ये चीज़ अपने पास सेव नहीं करोगे। फिर ये हुआ कि आपकी फ़्लाइट का दिन आ गया और आप इटली पहुंच गए। इटली पहुंचने के बाद आपने लेनी है सिम, क्योंकि यहाँ पर हर काम जो है ना वो ऑलमोस्ट इंटरनेट से ही होता है। अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अंधे भी हो, गूंगे भी हो, बहरे भी हो। ठीक है, कभी आपने इटालियन पढ़ी नहीं होगी, सीखी नहीं होगी, तो यहाँ पर आके आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो एयरपोर्ट से आप सिम लेते हो तो आपको कॉस्टली भी होती है और वहाँ पे ना आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि कौन सी ली जाए, कौन सी नहीं ली जाए। तो फिर आप ये करते हो, सिंपली एयरपोर्ट आते हो, एयरपोर्ट से टैक्सी करते हो। आप बस में भी आ सकते हो, ट्रेन में भी आ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले दिन आप एयरपोर्ट से घर जा रहे हो तो टैक्सी में जाओ। टैक्सी 25 से 30 यूरो लेती है, तो सिंपल आपने टैक्सी करना है और एयरपोर्ट से आपने घर पहुंच जाना है जहाँ पर आपकी बात हुई है। तो जिस जगह आप स्टे कर रहे हो तो उसके पास अपने फ्रेंड को या अपने रूममेट को, फ्लैटमेट को, किसी से भी कहो कि वो आपको लोकेशन बताएगा और आपने वहाँ जाके सिम कार्ड ले लेना है। अगर वो नहीं भी बताता तो खैर आपने सिंपल घर आके वाईफाई कनेक्ट किया, किसी तरह भी आपने फ़ोन पे देखना है कि सिम कहाँ से मिलेगी। तो बहुत लाजमी चीज़ अगले दिन आपने उठ के ये करना है, सुबह सुबह जाके आपने सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड आप कौन सा ले सकते हो? आप सिम कार्ड जो ले सकते हो, डीजी, वोडाफोन, टिम, विंट्रे और इस तरह बहुत सारी सर्विसेज हैं। मैं खुद विन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पहले अच्छा था लेकिन अब एक्सपेंसिव है, तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी वोडाफोन अच्छा है, डीजी सब बहुत सस्ता है, और फिर आप टिम भी ले सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक बात बता दूं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है और आप फ्लाई करने का सोचते हो, तो आपने यहाँ की जो इंटरनेशनल डेस्क है वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ताकि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको शो कराओ, सीमिया वगैरह आप दिखाओ और मतलब फिजिकल इनरोलमेंट कराओ। और साथ में जो 157 यूरोज़ की जो फीस होती है, अब वो पे करके इनोवो के पोर्टल से आप सी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करो। ये 2 चीज़ें मुझे याद आई, तो आप लाजमी करना ये चीज़ें। उसके बाद जो आती है अगली चीज़, आई मीन थर्ड, वो है आपका कोडिचे फिस्काले, यानी इटालियन टैक्स कोड कहते हैं जिसे। जो आपका कोडिचे फिस्काले जो होता है ना, ये नंबर जो होता है टैक्स कोड सेम्प्रे, यानी हमेशा आपका सेम ही रहता है। आप इटली आते हो, लैंड करते हो, तो आप जाके ये चीज़ बनवाते हो। अगर आपको कोई फाइन होता है या आपके नाम पे कोई पैसे आने हैं या कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी है, सब चीज़ें आपके कोडिचे फिस्काले यानी टैक्स कोड से होनी है। तो आप क्या करते हो, कोडिचे फिस्काले की अपॉइंटमेंट लेते हो, पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप बहुत लेट पहुंचे हो, तो आपने ये करना है कि सिंपली एजेंसिया डेले एंट्राता, यहाँ का एक टैक्स ऑफिस है, आपने वहाँ जाना है। सुबह सुबह पहुँच के ना वहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाना है कि आप मतलब किसी वजह से आप अपॉइंटमेंट ले नहीं पाए, बहुत लेट मिल रही है और आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए टैक्स कोड की ज़रूरत हो सकती है, तो इसीलिए आप वहाँ जाओगे विदाउट अपॉइंटमेंट। समटाइम्स क्या मोस्टली वो बना ही देते हैं। तो आपने वहाँ जाना है,
और सुबह-सुबह जाके वो आपने कोडिce फिस्काले बनवाना है। लेकिन आजकल जो है ना वो कोडिce फिस्काले जो है वो टैक्स कोड ऑनलाइन भी बन जाता है। उसका एक फॉर्म है, मैंने लास्ट टाइम किसी ग्रुप में देखा था, वो फॉर्म आप फिल करके सबमिट करते हो, आपको 1 से 2 दिन में ना कोडिce फिस्काले एक पेज आता है, वो पेज जनरेट होता है, आपने वो पेज अपने पास सँभाल के रखना है क्योंकि वही आपका कोडिce फिस्काले वाला होगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये 3-4 चीज़ें, तो उसके बाद आपने जो है ना वो रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। आपने इटली पहुँचने के 1 वीक या 8 दिन के अंदर-अंदर जो है ना आपने अपना टैक्स कोड यानी कोडिce फिस्काले बनवाना है। आई मीन रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करना है, कोडिce फिस्काले नहीं। तो रेज़िडेंस परमिट आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पोस्ट ऑफिसेज़ होते हैं ना, तो इसी तरह इनके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हैं, जिसको कहते हैं पोस्टे इटालियाने यानी इटालियन पोस्ट ऑफिस। वहाँ जाना है आपने, उनसे कहना है कि परमेसो दी सोजोर्नो की किट चाहिए आपको। तो वो आपको ना एक एनवेलप में एक किट देंगे, आपने घर आना है। मैंने लास्ट टाइम सेम वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये कहा था कि आप मुझे मैसेज करना या ईमेल करना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो मेरे पास सैंपल पड़ा है कि कैसे फिल करते हैं। तो इसी तरह आपने उसको फिल करना है, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच करके एक 16 यूरो की ना एक स्टैम्प आती है, मार्को दी बोलो, वो एक आपने खरीदनी है। और वो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उस एनवेलप में डाल के जहाँ से आपने किट ली थी उसी जगह जाके आपने अपना रेजिडेंस परमिट की किट सबमिट करनी है। वो आपको एक रसीद देंगे, एक पेज देंगे, वो पेज आपने संभाल के रखना है क्योंकि उस पेज में ना आपकी डेट और टाइम लिखा होगा कि किस दिन आपकी फिंगरप्रिंट की डेट्स हैं। जिस दिन आपकी फिंगरप्रिंट की डेट्स होती हैं उस दिन आपने जाना है अपने फिंगरप्रिंट्स देने। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपने उस दिन लेके जाना है। और उसके बाद ये होगा कि 2 से 3 महीने या 1 डेढ़ महीने में आपकी रेजिडेंस परमिट जो आपका कार्ड होता है वो आपको मिल जाएगा। रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अपने साथ पाकिस्तान से उसके कुछ कॉपीज़ करा के लाए। क्योंकि जब बंदा पहली दफ़ा यहाँ पर आता है ना तो फोटोकॉपी के रेट देख के ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्योंकि हर बंदे को आता है तो उसको इतनी दुकानों का आइडिया नहीं होता। क्योंकि जब मैंने लास्ट पहले भी ये कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक कॉपिस्टेरिया है जहाँ पे फोटोकॉपी आप करा सकते हो। वहाँ पे 4 सेंट की एक कॉपी होती है और कुछ के अलावा सेंटर में या आसपास साइड पे जो नॉर्मल फोटोकॉपी शॉप्स होती हैं वहाँ पे 40 सेंट भी लेते हैं एक पेज के। यानी पाकिस्तानी आप लगाओगे तो 130-140 रुपये बनते हैं अराउंड। तो जब बंदा नया नया इधर आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन और ये सब देख रहा होता है तो कहता है कि भाई बहुत महंगा है। तो इसीलिए रेजिडेंस परमिट डॉक्यूमेंट्स में मुझे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। जो आपने वीज़ा के लिए सबमिट कराई वो बैंक स्टेटमेंट, आपका वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपीज़, ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 या 6 पिक्चर्स मिलेंगी 6 यूरो में, जो कि पाकिस्तानी 1800-2000 बनते हैं। तो इसीलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वीज़ा फाइल के लिए सबमिट किए थे उन सब की आपने 2-2 कॉपीज़ करानी है। एक भी करा सकते हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप पाकिस्तान से सस्ती होती हैं, आप 2 करा लो। और उसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स सस्ती मिलती हैं, आप 24 बनवा लो, 20 बनवा लो, ले आओ, कहीं पर भी काम आ सकती हैं। इसी तरह आपकी प्री एनरोलमेंट समरी है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक-एक 2-2 सेट करा के ले आना। आई होप सो आपको वो काम ही आएंगे यहाँ पे। एक और पॉइंट जो है वो इन सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया तो वो अभी बता रहा हूँ, तो आप आगे पीछे कर लो। वो पॉइंट है आपका बस पास। देखो जब यहाँ पर आप आते हो ना तो विदाउट बस पास ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब हर वक्त तो कंट्रोल होता नहीं है कि आपके पास पास है या नहीं है। अगर आपका कंट्रोल हो गया, बस में चेक हुआ कि आपके पास पास नहीं है, तो आपको हैवी फाइन भी हो सकता है। हैवी फाइन तकरीबन समटाइम्स 80-100 यूरो हो सकता है, पाकिस्तानी 25-30 हज़ार। तो इसीलिए आप आते साथ ही, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में आए हो 2, 4, 5 तारीख को, तो आप पूरे महीने का पास ले लो। और अगर आप 25 के बाद आए हो तो मतलब 1-2 दिन वाला पास ले लो। उससे ये होगा कि आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। क्योंकि मंथ का जो पास होता है ना, चाहे आप 27 को लोगे ना, वो 30-31 को एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट से नया पास हमेशा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप मंथ के शुरू में आए हो, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, तो मोस्टली आप नया पास ले लो। 27 से 31 यूरो का आपको पास पड़ जाता है। तो ये पास आपने लाजमी लेना है और हर वक्त अपने साथ रखना है। और बस में बैठते हुए जब आप नया पास लेते हो फर्स्ट टाइम लाजमी पंच करना है। इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका बैंक अकाउंट। जब तक आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा आपके पास उसकी रसीद नहीं होगी। रसीद यानी रिसीट यानी रिचेवुता, इटालियन उसको रिचेवुता कहते हैं। अगर आपका रिचेवुता है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास पासपोर्ट है, तो ये चीज़ें होंगी ना तो आपको बैंक अकाउंट बनाने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। समटाइम्स ये होता है कि बैंक्स, अच्छे वाले बैंक्स में भी आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर सबसे इजी जो बैंक है वो है क्रेडिट एग्रीकोले। इसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स आए थे थोक के हिसाब से, सब ने क्रेडिट एग्रीकोले में बनवाया था। क्योंकि ये बैंक जो है वो इजीली आपका अकाउंट खोल रहा था। जो दूसरे बैंक्स हैं जैसे कि उनिक्रेडिट है और इंटेसा सैन पाउलो है, तो इनमें चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो क्रेडिट एग्रीकोला ने बिना किसी चीज़ के यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट देके लोगों के ना अकाउंट बनवा लिए थे। तो इसके क्रेडिट एग्रीकोले के अलावा जो अच्छा बैंक है मैं सजेस्ट करूँगा यूनिक्रेडिट। अगर आपका अकाउंट खुल जाता है फ्री वाला तो आप यूनिक्रेडिट में खुलवा लो। अगर आप यूनिक्रेडिट में नहीं खुलता तो इंटेसा सैन पाउलो ये सबसे बेहतरीन बैंक है। जिनकी एर्गो स्कॉलरशिप है तो एर्गो वाले एक पीडीएफ जनरेट करते हैं। पीडीएफ आपको आता है, आप वो पीडीएफ लेके बैंक जाते हो, उनको दिखाते हो तो वो आपका ना अकाउंट खोल देते हैं इंटेसा सैन पाउलो वाले फ्री में, स्टूडेंट अकाउंट। तो उसको कहते हैं सुपर फ्लैश कार्ड। आपको कार्ड भी मिलता है, मेरे ख्याल में क्रेडिट कार्ड मिलता है उसका।
तो वो अकाउंट आप अपने हर 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 काम के लिए, सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। और जिनकी स्कॉलरशिप नहीं है वो कोशिश करें कि क्रेडिट एग्रीकोले खोले या फिर और कोई अकाउंट। लेकिन जब आप इटली पहुंचते हो पाकिस्तान से, तो आपके पास बहुत सारा कैश होता है, जेब जेब में आप कैश लेके घूमते हो। तो इन दिनों में मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप जो वॉलेट्स होते हैं या क्या कहते हैं इनको, रेवोलूट है, वाइस है, ये आप अपने पास इंस्टॉल करके रख लो। जो भी आपके पास कैश है, अपने किसी फ्लैटमेट या अपने किसी क्लास फेलो को बोलो कि यार मेरे अकाउंट में किसी तरह डिपॉजिट कर दो, तो वो आपके रेवोलूट में सारे पैसे आ जाते हैं। तो फिर आप रेवोलूट के कार्ड से हर जगह पेमेंट्स कर सकते हो। सबसे आखिरी में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार हम कम से कम पैसे लेके जाएं और जाते साथ ही हमें कमा के ना पीछे घर भेजना है, घर को सपोर्ट करना है। तो मैं इस मामले में ये कहता हूँ, देखो जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे, अपने पैरों पर नहीं खड़ोगे, तो घर वालों को कैसे सपोर्ट करोगे। तो इसीलिए पहले आप शुरू के साल कोशिश करो, या 6 महीने एटलीस्ट कोशिश करो। 6 महीने तो बहुत कम टाइम है, 6 महीने आपको संभलने में लग जाता है जो हालात चल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि साल तक एटलीस्ट अपने आप को अच्छे से संभालो, उसके बाद फिर आपको घर वालों को संभालने की कोशिश करना। तो अब पाकिस्तान से आते हो तो 2500 से 3000 यूरो लेकर आना। अब ये पैसे ज़्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे के पास स्कॉलरशिप होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट वाला घर तो लेना ही लेना है, और जिस बंदे के पास स्कॉलरशिप नहीं है तो वो कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाला घर नहीं लेना। लेकिन मैं अपने इस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताऊं कि आपने हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट वाला घर लेना है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट वाले घर लेने में सिक्योरिटी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और आप लीगल हो जाते हो। वो इस तरह कि आप आए, कॉन्ट्रैक्ट वाला घर लिया आपने, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो खर्चा होता है ना वो डिपॉजिट का होता है। कोई लैंडलॉर्ड जो है वो 600 लेता है, कोई 1200 लेता है। डिपॉजिट लाजमी होता है, क्योंकि जब आप घर छोड़ के जाते हो, घर की कंडीशन नहीं पता होती, साफ है, गंदा है, क्या है, तो उसके लिए ना उस वजह से लैंडलॉर्ड आपसे डिपॉजिट लेते हैं। तो ये चीज़, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट वाला घर लोगे तो उसमें ये होगा कि आपका ना रेजिडेंस परमिट तो बनेगा, उसके अलावा कार्ता दी आइडेंटिटा कहते हैं, यानी इटालियन आईडी कार्ड। आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आप, एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्पीड होगी ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आओ, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लाओ और कॉन्ट्रैक्ट वाला घर ले लो। कॉन्ट्रैक्ट वाला घर लो, महंगा होगा थोड़ा सा, आप और मेहनत करोगे, पार्ट टाइम करोगे, और स्कॉलरशिप भी है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 2 4 5 महीने चलाओ, चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएं, तो फिर आप भले घर छोड़ दो। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने शेयर किया। बाकी फैसला आपका है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, सलाम।